आबरू क्या खाक उस गुल की के गुलशन में नहीं, है गरेबा नंगे पैराहन जो दामन में नहीं। ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 87 है, जिसको आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी खूबसूरत गज़ल है, बहुत सारे रंग हैं इसके अंदर। आशिक की वहशत का इसके अंदर रंग है। एक सच्चे आशिक का फ़र्ज़ क्या होता है, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो भी रंग इसके अंदर है। दर्द की लज्जत का रंग है, शराब पीने का रंग है, ज़िंदगी के गम के अंधेरे का रंग भी इसके अंदर है। काफ़ी लंबी गज़ल है, सो वी विल ट्राई टू मूव थ्रू इट फास्ट। पर आइए पहले इस गज़ल को पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं, आबरू क्या खाक उस गुल की के गुलशन में नहीं, है गरेबा नंगे पैराहन जो दामन में नहीं। ज़ौफ़ से ए गिरिया कुछ बाकी मेरे तन में नहीं, ज़ौफ़ से ए गिरिया कुछ बाकी मेरे तन में नहीं, रंग होकर उड़ गया जो खूं की दामन में नहीं। हो गए हैं जमा आज़ाए निगाहे आफ़ताब, हो गए हैं जमा आज़ाए निगाहे आफ़ताब, ज़र्रे उसके घर की दीवारों के रोज़न में नहीं। क्या कहूँ तारीकी ये ज़िंदान गम अंधेर है, क्या कहूँ तारीकी ये ज़िंदान गम अंधेर है, पंबा नूरे सुबह से कम जिसके रोज़न में नहीं। रौनके हस्ती है इश्क़े खाना वीरां साज से, रौनके हस्ती है इश्क़ खाना वीरां साज से, अंजुमन बेशम्मा है गर बर्क खिरमन में नहीं। ज़ख्म सिलवाने से मुझ पर चारा जुई का है तान, ज़ख्म सिलवाने से मुझ पर चारा जुई का है तान, गैर समझा है कि लज्जत ज़ख्म सोजन में नहीं। बस की हैं हम एक बहार नाज के मारे हुए, बस की हैं हम एक बहार नाज के मारे हुए, जलवाए गुल के सिवा गर्द अपने मदफन में नहीं। कतरा कतरा एक हयूला है नए नासूर का, कतरा कतरा एक हयूला है नए नासूर का, खून भी ज़ौक़े दर्द से फारिग मेरे तन में नहीं। ले गई साकी की नखवत कुलज़ुम आशामी मेरी, ले गई साकी की नखवत कुलज़ुम आशामी मेरी, मौजे मैं की आज रग मीना की गर्दन में नहीं। हो फिशारे ज़ौफ़ में क्या नातवानी की नमूद, हो फिशारे ज़ौफ़ में क्या नातवानी की नमूद, कद के झुकने की भी गुंजाइश मेरे तन में नहीं। थी वतन में शान क्या गालिब कि हो गुर्बत में कद्र, थी वतन में शान क्या गालिब कि हो गुर्बत में कद्र, बेतकल्लुफ़ हूँ वो मुश्ते खस की गुलखन में नहीं। ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि आबरू क्या खाक उस गुल की के गुलशन में नहीं, है गरेबा नंगे पैराहन जो दामन में नहीं। इसके अंदर आबरू तो आपको पता ही है, इज़्ज़त या ऑनर जिसको कहते हैं। गरेबा का मतलब है कॉलर, नंगे पैराहन का मतलब है शेम ऑफ द रोब, जो आपने कपड़े पहन रखे हैं उनकी शर्म। तो इसके अंदर एक वहशी आशिक की इमेजरी को यूज़ किया गया है। जैसे मजनू साहब एक वहशी आशिक थे, वो इश्क में इतने पागल हो गए थे कि वो अपने गरेबां को फाड़ के, अपने कपड़ों को फाड़ के गलियों में घूमते थे। तो यहाँ पे उस एक सच्चे आशिक का फ़र्ज़ क्या है, उसके थीम को डिस्क्राइब किया गया है। और सच्चे आशिक का फ़र्ज़ ये है कि उसके वो इतनी शिद्दत से इश्क करे, उसका इश्क का जुनून इस हद तक पहुँचे कि वो अपना गरेबां चाक करते, अपना गरेबां फाड़ दे है। तो दूसरी लाइन से शुरू करते हैं, कहते हैं, है गरेबां नंगे पैराहन जो दामन में नहीं है। तो हर चीज़ की एक जगह होती है, हर चीज़ का एक वतन होता है, एक प्रॉपर लोकेशन होती है जहाँ पे उसकी इज्जत होती है। अगर वो उस जगह से हट जाए तो उसकी कोई आबरू नहीं रहती। तो कहते हैं कि एक वहशी आशिक का जो गरेबां है, उसकी राइट प्लेस जो है वो दामन में है। तो उसका काम ये है कि वो गरेबां फट जाए, या और उसके तार तार आशिक के दामन में बिखरे बिखरे पड़े हों। या अगर जो गरेबां ऐसी स्टेट में नहीं होता, उसको नंगे पैराहन बताया गया है कि वो पैराहन वो आपके रोब के लिए, आपके कपड़े के लिए एक शर्मनाक चीज़ है। या तो कहते हैं, आबरू क्या खाक उस गुल की के गुलशन में नहीं। उसी तरह उन्होंने बोला है कि जो गुलाब गुलशन में नहीं है, जो बाज़ार में चला गया है या जिसको बाज़ार में ले जाया गया है बिकने के लिए, उसकी कोई आबरू नहीं है। गुल की जगह जो है वो चमन के अंदर ही है, वो चमन को खूबसूरत बनाए, बुलबुलें उसके साथ इश्क करें, वही उसकी राइट प्लेस है। अगर वो वहाँ पे नहीं होता, उसकी कोई आबरू नहीं रहती। उसी तरह
वो गरेबां जो कि तार तार होके वहशी आशिक के दामन में ना गिरा पड़ा हुआ, वो भी नंगे पैराहन है, उसकी भी कोई आबरू नहीं है। तो वर्ड प्ले देखें, पहली लाइन में उन्होंने आबरू या इज्जत की बात की है, दूसरी लाइन में उन्होंने शर्म की बात की है। तो एक कॉन्ट्रास्ट भी उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया है। ओवरऑल थीम इसमें यह है कि जो वहशी आशिक का गरेबान है उसको सूट ये करता है कि वो फट के आशिक के दामन के अंदर गिरा हो। या तो सच्चे आशिक का फ़र्ज़ ये है कि वो इस शिद्दत से इश्क करे कि वो वहशी हो जाए और अपने गरेबां को चाक कर दे। आबरू क्या खाक उस गुल की के गुलशन में नहीं, है गरेबां नंगे पैराहन जो दामन में नहीं। अगला शेर देखें कि ज़ौफ़ से है गिरिया कुछ बाकी मेरे तन में नहीं, ज़ौफ़ से है गिरिया कुछ बाकी मेरे तन में नहीं, रंग होकर उड़ गया जो खूं के दामन में नहीं। तो इसका सेंट्रल टॉपिक इस शेर का है खून के आंसू रोना। ये गालिब साहब की शायरी में दूसरी जगह हमने बहुत बार देखा है कि जो सच्चे आशिक होते हैं वो इस शिद्दत से इश्क करते हैं, उनका दुख दर्द इतना इश्क में बढ़ जाता है कि वो खून के आंसू रोते हैं। आम इंसान तो पानी के आंसू रोते हैं, वो खून के आंसू रोते हैं, राइट। इफेक्टिवली दे सफ़र ए लॉट। या तो यहाँ पे वो गिरिया का मतलब होता है वीपिंग, रोने को कहा जाता है गिरिया, आंसुओं को भी कहा जाता है गिरिया। ज़ौफ़ का मतलब है कमज़ोरी और वीकनेस। तो वो यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने गिरिया से और कह रहे हैं ज़ौफ़ से ए गिरिया कुछ बाकी मेरे तन में नहीं। या तो अब वो इस हालत में पहुंच चुके हैं रो रो के, दुख सह सह के, कि उनके शरीर के अंदर, उनके तन के अंदर कुछ बाकी नहीं रहा, कमज़ोर हो चुके हैं, खून का कोई कतरे खून के उनके शरीर के अंदर अब बाकी नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने रो रो के अपनी आंखों से सारा खून बहा दिया है। रंग होकर उड़ गया जो खून के दामन में नहीं। तो वो कहते हैं कि जो खून मेरे चेहरे की लाली बन के उड़ ना गया, वो आंसुओं के ज़रिए बह बह के मेरे दामन में पड़ा हुआ है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अच्छी सेहत में हैं तो आपके चेहरे पे लाली होती है। वो लाली इसलिए होती है क्योंकि आपके शरीर के अंदर खून होता है। या तो वो कहते हैं कि मेरी स्टेट ऐसी आ गई थी कि मेरा रंग ज़र्द हो गया, राइट। तो वो जो खून था वो मेरे चेहरे की लाली बना और फिर वो उड़ गया और मेरा चेहरा रंग जो है वो ज़र्द हो गया है। ज़र्द रंग जो है वो भी कमज़ोरी के लिए बताया जाता है। और जो और बाकी चंद कतरे पड़े थे वो मैंने अपनी आँखों से रो दिए और वो मेरे दामन में गिरे पड़े हैं। ओवरऑल ये डिस्क्रिप्शन है एक आशिक की, जिसने इतने दुख दर्द सहे हैं कि अब उसके शरीर के अंदर खून बाकी नहीं रहा, शायद उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। जो खून था उसने अपनी आंखों से रो रो के बहा दिया है। ज़ौफ़ से ए गिरिया कुछ बाकी मेरे तन में नहीं, रंग होकर उड़ गया जो खून के दामन में नहीं। अच्छा, अगला शेर देखें कि ये बड़ा खूबसूरत शेर है, बड़ी खूबसूरत इमेजरी है इसके अंदर। हो गए हैं जमा आज़ाए निगाह आफताब, ज़र्रे उसके घर की दीवारों के रोज़न में नहीं। आज़ा का मतलब होता है पार्ट्स। या आज़ाए निगाह आफताब मतलब आफताब होता है सूरज या सन, उसकी निगाह के पार्ट्स। या और जमा होना, इकट्ठा होना। ज़र्रे का मतलब होता है पार्टिकल्स, यहाँ पे आप डस्ट के पार्टिकल्स इमेजिन करें। रोज़न का मतलब होता है दीवारों के अंदर कोई सुराख हो या कई बार कोई खिड़की बनाई जाती है जिससे रोशनी अंदर आती है। तो यहाँ पे जो मेटाफर्स यूज़ किए गए हैं वो ये हैं, हमने दूसरी जगह पे भी देखा है। सूरज जिस पूरी कायनात को गर्मी देता है, रोशनी देता है। लेकिन गालिब साहब की शेर व शायरी के अंदर महबूब इतना खूबसूरत, उसका चेहरा इतना चमकदार होता है कि वो इस पूरी कायनात और सूरज को भी रोशनी और गर्मी देता है। और पूरी कायनात ही उस खूबसूरत महबूब से इश्क करती है। सूरज भी उसी खूबसूरत महबूब से इश्क करता है जिससे मिर्ज़ा गालिब साहब इश्क करते हैं। तो यहाँ पे हुआ ये है, वो कहते हैं कि हो गए हैं जमा आज़ाए निगाह आफताब। तो सूरज की निगाह के जो आज़ा हैं वो रोज़न में जमा हो गए हैं महबूब का दीदार करने के लिए। या तो सूरज भी अपनी निगाह लेके आया है, उसने अपनी निगाह भेजी है इस खूबसूरत महबूब का दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए। और कहते हैं ज़र्रे उसके घर की दीवारों के रोज़न में नहीं। तो इमेजरी देखें, जब किसी खिड़की से या किसी सुराख से रोशनी आ रही हो तो आपको धूल के जो ज़र्रे या पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखते हैं। यहाँ पे कहते हैं उनमें से कोई ज़र्रे यहाँ पे उसके रोज़न में नहीं है। क्यों?
शायद वो सूरज इतनी कंसंट्रेशन से महबूब को देखना चाह रहा है कि वो ज़र्रे जो हैं उस सूरज की रोशनी और गर्मी के अंदर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, या? और आज़ा का मतलब ये है कि उसकी निगाह जो है वो स्कैटर्ड है, या? तो अगर आप सूरज की तरफ देखें, ह्यूमन बीइंग सूरज की तरफ देखें, तो आपसे देखा नहीं जाता क्योंकि उसकी चमक इतनी होती है, तो आपकी निगाह जो है वो भी स्कैटर हो जाएगी, या? उसी तरह वाले साहब का जो महबूब है उसके चेहरे के अंदर इतनी चमक है कि सूरज भी एक टुक नहीं देख पा रहा, इसलिए उसने कहा है कि आज़ाए निगाह आफताब। तो सूरज की रोशनी, सूरज की निगाह के जो पार्ट्स हैं वो भी स्कैटर हुए पड़े हैं यहाँ पे, लेकिन वो सारे यहाँ पे जमा हुए हैं किस लिए? महबूब का दीदार करने के लिए, राइट? लेकिन इतनी चमक है उसके चेहरे में कि उनसे देखा नहीं जा रहा, या? तो वो भी बट रहे हैं पार्ट्स के अंदर इन एन अटेम्प्ट टू गेट ए ग्लिम्स ऑफ द बिलवेड। हो गए हैं जमा आज़ाए निगाह आफताब, ज़र्रे उसके घर की दीवारों के रोज़न में नहीं। सूरज ने अपनी निगाह भेजी है महबूब का दीदार करने के लिए, है? तो सूरज भी जो है गालिब साहब के महबूब से इश्क करता है। अच्छा, अगला शेर देखें। क्या कहूँ तारीकी ये ज़िंदान गम अंधेर है, क्या कहूँ तारीकी ये ज़िंदान गम अंधेर है, पंबा नूरे सुबह से कम जिसके रोज़न में नहीं। तो रोज़न हमने पिछले शेर में देखा, ज़िंदान गम है प्रिजन हाउस ऑफ ग्रीफ, या? तो तारीकी का मतलब होता है अंधेरा। किसी चीज़ को अंधेर बोलने का मतलब होता है क्या नाइंसाफ़ी है, क्या क्रूरलिटी है, क्या इनजस्टिस है। पंबा मीन्स कॉटन, या? नूरे सुबह, सुबह की रोशनी। तो कहते हैं क्या कहूँ तारीकी ये ज़िंदान गम अंधेर है, कि मैं अपने गम के ज़िंदा, इस गम की जेल के अंदर कितना अंधेरा है, मैं ये कैसे बयां करूँ, क्या अंधेर है, या? और अगर बहुत किसी जगह पे बहुत अंधेरा हो तो वहाँ पे कोई भी आप सफ़ेद रंग की चीज़ रख दें तो कई बार ऐसा लगता है कि रोशनी हो गई है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत तो रोशनी आ रही होती है कहीं से, उसमें वो चमकने लग जाती है। तो गालिब साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरे ज़िंदान गम के अंदर इस तरह का घोर अंधेरा है कि एक रुई का टुकड़ा रोज़न के अंदर रख दिया गया है और ऐसे लगता है कि यहाँ पे सुबह का नूर आ गया है, या? क्या कहूँ तारीकी ये ज़िंदान गम अंधेर है, पंबा नूरे सुबह का कम जिसके रोज़न में नहीं। कि यहाँ पे इस रोज़न के अंदर, इतने अंधेरे के अंदर एक रुई का टुकड़ा रख दिया गया है और वो सुबह के नूर से कम नहीं है, या? मतलब इसका ये है कि बहुत ही ज़्यादा गम वो सह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर गम का बहुत अंधेरा है और वो उस गम के ज़िंदा, उस गम की कोठरी के अंदर कैद हैं, या? इस हद तक अंधेरा है कि एक छोटा सा रुई का टुकड़ा रख दिया जाए तो लगे कि यहाँ पे सुबह का नूर आ गया है। तो ये ओवरऑल थीम है उनकी ज़िंदगी में गम और गम के अंधेरे की इंतहा। अगला शेर बड़ा खूबसूरत है। कहते हैं रौनके हस्ती है इश्क खाना वीरां साज से, अंजुमन बेशम्मा है गर बर्क खिरमन में नहीं। रौनके हस्ती का मतलब है ज़िंदगी की रौनक, जॉय ऑफ एग्जिस्टेंस। खाना वीरा साज का मतलब है, इश्क खाना वीरा साज का मतलब है ऐसा इश्क जो आपके घर को वीरान कर दे, आपके घर को तबाह कर दे, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। ये अक्सर इश्क के लिए, पैशन के लिए, शौक़ के लिए ये इस तरह की इमेजरी यूज़ की जाती है कि वो आशिकों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, आशिकों को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, वहशत की हद तक उनको ले जाता है। लेकिन उसी इश्क के वजह से रौनक हस्ती भी होती है, राइट? तो वो बाकी सारी चीज़ें तो आपकी ज़िंदगी की डिस्ट्रॉय कर देता है, या आपका दिल दिमाग चला जाता है, आपके दूसरे रिलेशनशिप्स चले जाते हैं, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ चले जाती है, लेकिन उसके बिना आपकी ज़िंदगी के अंदर रौनक भी नहीं होती है। और दूसरी लाइन में कहते हैं अंजुमन बेशम्मा है गर बर्क खिरमन में नहीं। अंजुमन का मतलब है महफिल, बेशमा होना मतलब जहाँ पे शमा ना हो, अंधेरा हो। बर्क का मतलब है लाइटनिंग या बिजली जो आसमान से कड़कती है। खिरमन का मतलब है हार्वेस्ट, एक उगी हुई खिली हुई फसल को खिरमन कहा जाता है। तो ये प्योर वर्ड प्ले है दूसरी लाइन में। तो वो कहते हैं कि अंजुमन बेशम्मा है गर बर्क खिरमन में नहीं, कि अंजुमन जो है वो अंधेरी होती है अगर वहाँ पे बिजली ना कड़के, या और बिजली कड़क के कई बार खिरमन को डिस्ट्रॉय भी कर देती है। तो खिरमन से यहाँ पे मुराद है एक फली फूली खुशी की महफिल, या तो जब बिजली कड़केगी
तो वो वहाँ पे रोशनी भी करेगी, या लेकिन हो सकता है वो उस पूरी महफिल को, उस फलती फूलती महफिल को डिस्ट्रॉय भी कर दे, या। तो ओवरऑल थीम इसका ये है कि इश्क और पैशन जो है वो आपकी ज़िंदगी में रौनक ऐड करते हैं, उसी वजह से ज़िंदगी जीने का मज़ा होता है, राइट। उसके बिना आप नहीं रह सकते, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी की और चीज़ों को या आपकी पूरी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, या पूरी तरह डिस्ट्रक्शन की भी वो कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन उसके बिना आपकी ज़िंदगी अंदर कोई और मज़ा भी नहीं है, तो आप करेंगे क्या अगर आप इश्क नहीं करेंगे, या। तो इश्क किए बिना ज़िंदगी का मज़ा ही क्या है, ये इस शेर का थीम है। So effectively, the love can make your house desolate, it can destroy your life, but it's only ishq, it's only love, it's only passion that adds splendor and joy to your existence. अच्छा, अब पहली लाइन और दूसरी लाइन के अंदर रिलेशनशिप क्या है, उसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम इसको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो एक तो ये है कि दोनों ही केसेस के अंदर बर्क़ का चमकना एक फली फूली महफिल में या ज़िंदगी में इश्क का आना, ये वो दोनों चीज़ें हैं जिनको आशिक लोग या हम ज़िंदगी में बहुत वैल्यू करते हैं, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें डिस्ट्रक्टिव पावर भी रखती हैं। और दूसरा ये कि इनके पीछे शायद वही शौक़ की, पैशन की पावर है दोनों चीज़ों के पीछे, या इश्क के पीछे भी और बिजली के पीछे भी। ये इन दोनों लाइनों का आपस में रिलेशनशिप हो सकता है, बट ओवरऑल मतलब आपको समझ में आ गया होगा। दिस शेयर इज़ अबाउट द पावर ऑफ लव एंड पैशन which adds joy to your existence, which gives meaning to your life, but it can also destroy your life. ये अगला शेर भी बड़ा खूबसूरत है। कहते हैं, ज़ख्म सिलवाने से मुझ पर चारा जुई का है तान, ज़ख्म सिलवाने पे मुझ पर चारा जुई का है तान, गैर समझा है कि लज्जत ज़ख्म सोजन में नहीं, या। तो आशिक, शेर व शायरी की दुनिया में और इश्क की दुनिया में आशिक से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो ज़ख्म खाए और ज़ख्मों को एंजॉय करे, जो कि आशिक करते भी हैं। गालिब साहब बार बार इस बात को कहते हैं, ज़ख्मों के अंदर दर्द के उनको एक दर्द की लज्जत मिलती है जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। हमने दूसरे शेरों में देखा है, वो चाहते हैं कि ना सिर्फ उनको ज़ख्म दिए जाएं, बल्कि उनके ज़ख्मों के ऊपर नमक भी छिड़क दिया जाए। और अगर आशिक जो हैं वो अपने दर्द का, अपने ज़ख्मों का कोई चारा करने लगते हैं, राइट, दे ट्राई टू हील देयर वुंड्स, तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता। दुनिया उनको ताने मारती है, महबूब उनको ताने मारता है कि तू ये क्या कर रहा है, राइट। तेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि तू और ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख्म खाए और उन ज़ख्मों के दर्द की लज्जत को एंजॉय करे, तो तुम इन ज़ख्मों को भरने का इनका चारा क्यों कर रहे हो, या। तो वही हुआ है इस केस में। कहते हैं, ज़ख्म सिलवाने से मुझ पर चारा जुई का है तान। चारा जुई का मतलब है हीलिंग, या कि मेरे ऊपर ये ताना दिया गया है, गैरों ने दिया है, महबूब ने दिया है, दुनिया ने दिया है कि तू कैसा आशिक है जो अपने ज़ख्मों को सिलवाने पे लगा हुआ है, ज़ख्मों का चारा करने के लिए लगा हुआ है, या। ज़ख्म सिलवाने से मुझ पर चारा जुई का है तान, तान का मतलब है ताना, गैर समझा है कि लज्जत ज़ख्म सोजन में नहीं। तो ताना गैर ने दिया है, जो उनका रकीब है, जो राइवल है, उसने ताना दिया है इस केस में। कहते हैं वो ये समझता है कि ज़ख्मों को सिलवाने में कोई लज्जत नहीं है। देखिए क्या खूबसूरत इमेजरी है कि ज़ख्म जब सिए जाएंगे, या तो जब उनके अंदर से सुई निकलेगी तो उससे भी तो दर्द होगा। तो वाले साहब कहते हैं, मैं ज़ख्मों की ही लज्जत नहीं चाह रहा, मैं चाहता हूँ कि जब मेरे ज़ख्म सिए जाएँ, उनके अंदर से सुइयाँ निकलें, तो उससे भी मुझे दर्द की लज्जत मिले, उससे जो दर्द की लज्जत मिलेगी मैं वो लज्जत एंजॉय करना चाहता हूँ। और गैर समझते हैं कि ज़ख्मों के सीने के अंदर कोई लज्जत नहीं है, ये लोग नादान हैं, इनको तो पता ही नहीं है। तो सो द यूज़ ऑफ द नीडल इन द वुंड इज़ नॉट इन ऑर्डर टू क्योर इट। वो ये नहीं चाहते कि ज़ख्म सिलने से उनके ज़ख्म जो हैं वो हील हो जाएँ या ज़ख्म भर जाएँ। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि सुई उनके अंदर से निकले और दर्द मिले और दर्द की लज्जत जो है उनको मिले। लाइक द पर्पस इज़ देयर टू ऑब्टेन प्लेजर ऑफ पेन बाय ड्राइविंग द नीडल थ्रू द वुंड। तो ये फ्रैंक प्रिचर्ड की वेबसाइट में इससे रिलेटेड एक दो शेर और मुझे मिले जो बड़े खूबसूरत हैं। एक तो शेर ये शायर किसने लिखा है ये मुझे नहीं मालूम। कहते हैं, ज़ख्म में देगा टांके या चार अगर कहाँ तक, ज़ख्म में देगा टांके या चारा अगर कहाँ तक, 100 ज़ख्म कर दिए हैं एक ज़ख्म के रफ़ू ने। या कि मेरे एक ज़ख्म को रफ़ू करते करते
तूने जो टांके मुझे दिए हैं उसने 100 ज़ख्म और कर दिए, राइट। लेकिन आशिकों को यही चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि आशिक को ये चीज़ शोभा नहीं देती कि वो ज़ख्मों का चारा करे। मीर तकी मीर साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, आपने गज़ल सुनी होगी, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। उसी गज़ल के अंदर ये शेर है कि चारा गरी बीमारी ये दिल की रस्म शहर हुस्न नहीं है, कि ये रस्म नहीं है हुस्न के शहर की कि ज़ख्मों की चारागरी की जाए या दिल की बीमारी की चारागरी की जाए। चारागरी बीमारी ये दिल की रस्म शहर हुस्न नहीं, वरना दिल बरे नादा भी इस दर्द का चारा जाने है, कि ये रस्म ही नहीं है कि दिल की बीमारी का इलाज किया जाए, ज़ख्मों का चारा किया जाए। तो वाले साहब अपने गैर को कह रहे हैं कि मुझे ताना मत दो, तुम्हें क्या पता, इस गैर को क्या पता कि मेरा गोल ये है, ज़ख्मों को सिलवाने से भी मेरा गोल जो है चारा जुई करना, चारा करना नहीं है, बल्कि और दर्द की लज्जत देना है, लेना है। ज़ख्म सिलवाने से मुझ पर चारा जुई का है तान, गैर समझा है कि लज्जत ज़ख्म सौजन में नहीं, कि उसको नहीं पता कि ज़ख्म सिलने से भी और दर्द की लज्जत मुझे मिलेगी। अच्छा, अगला शेर देखें कि बस की हैं हम एक बहार नाज के मारे हुए, बस की हैं हम एक बहार नाज के मारे हुए, जलवाए गुल के सिवा गर्द अपने अपने मदफन में नहीं। या तो मदफन का मतलब है कब्र और ग्रेव। तो वो कहते हैं कि हम बहार नाज के मारे हुए हैं, कि नाज तो आपको पता है कोकेट्री, नाज नखरे, महबूब के नाज नखरों की बहार के हम मारे हुए हैं। या तो महबूब के खूबसूरत खिलते हुए चेहरे को देख के हम मरे हैं, या बहार के मौसम में शायद हम मरे हैं, जब महबूब पूरा फल फूल रहा था। तो कहते हैं जलवाए गुल के सिवा गर्द अपने मदफन में नहीं। और वो जो महबूब कि ये खूबसूरत चेहरे का जो जलवा है, जलवाए गुल का मतलब है स्प्लेंडर और ग्लोरी ऑफ अपीयरेंस ऑफ द रोज़, या रोज़ कौन है यहाँ पे, महबूब है। तो वो कहते हैं कब्र के अंदर हमारी गर्द नहीं है, वही जलवाए गुल जो है वो हमारी कब्र के अंदर, हमारे मदफन के अंदर फैला हुआ है। तो उसका मतलब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हम महबूब के जलवे को देखते देखते बहार नाज में हम मरे हैं, और उसका तसव्वुर जो है, उसकी याद जो है वो हमारे दिल से मरने के बाद भी नहीं गई है। तो हमारी कब्र के अंदर भी अभी भी जलवाए गुल ही जो है वो बस रहा है। सो हमारे दिल के अंदर उस महबूब का खूबसूरत चेहरा, गुल का जलवा बसा हुआ है, और हमारी इस कब्र के अंदर गर्द नहीं है, वो जलवाए गुल ही फैला हुआ है। दूसरा एक मतलब लोगों ने ये भी इसका बताया है कि हम इश्क की राह के शहीद हैं, और इसलिए हम जन्नत जो है पहुंच गए, हमको नसीब हो गई है, और वहाँ पे हम जन्नत का जो बाग है उसके नज़ारे को हम एंजॉय कर रहे हैं, हर तरफ जलवाए गुल है यहाँ पे। तो ये भी एक इसका मतलब हो सकता है। But overall, he has died in the springtime of coquetry. Yeah. And in the grave too, he has the same vision of the beautiful beloved's face. बस की हैं हम एक बहार नाज के मारे हुए, जलवाए गुल के सिवा गर्द अपने मदफन में नहीं की। महबूब के खूबसूरत चेहरे की विजन, उसके तसव्वुर के अलावा और कोई गर्द हमारी कब्र के अंदर नहीं है। कहते हैं कतरा कतरा एक हयूला है नए नासूर का, कतरा कतरा एक हयूला है नए नासूर का, खून भी ज़ौक़े दर्द से फारिग मेरे तन में नहीं। तो इन दिस केस द लवर इज़ मैड फ्रॉम द प्लेजर ऑफ पेन, कि उसके दर्द की लज्जत जो है बहुत उसको चाहिए, और उसकी इंतहा जो है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा है। हयूला का मतलब होता है लाइक ए प्रिंसिपल। मुझे उसका एक्यूरेट उर्दू का या हिंदी का कोई लफ्ज़ उसके लिए मुझे नहीं मिला, बट आप समझें कि द एसेंस और द सब्सटेंस जिसको कहा जाता है अंग्रेज़ी में। तो यहाँ पे हो कह रहा है कि गालिब साहब का खून का एक एक कतरा जो है वो नासूर या ज़ख्म जो है वो बन गया है, एक एक खून के कतरे के अंदर से नासूर जो है वो फूट रहा है। तो कहते हैं खून भी ज़ौक़े दर्द से, ज़ौक़े दर्द मीन्स रेलिश ऑफ द पेन, दर्द की लज्जत, खून भी ज़ौक़े दर्द से फारिग मेरे तन में नहीं। या कि वो कहते हैं कि जो फिज़िकली जो ज़ख्म होते हैं उनसे तो मुझे दर्द की लज्जत मिलती है, लेकिन मेरा खून जो है वो भी दर्द की लज्जत चाहता है, राइट। मेरी वहशत,
मेरी दर्द की लज्जत की चाह इस इंतहा तक पहुंच चुकी है कि ना सिर्फ मैं, मेरा दिमाग, मेरा दिल जो है दर्द की लज्जत चाहता है, खून का एक एक कतरा जो है वो दर्द की लज्जत चाहता है, उससे फारिग नहीं है। और उसका इफ़ेक्ट ये हुआ है कि एक एक खून के कतरे के अंदर से नासूर या ज़ख्म जो हैं वो फूट रहे हैं। तो ये गालिब साहब की खूबसूरत इमेजरी है यहाँ पे। तो ओवरऑल this the theme of this share is um, the lover has gone mad in the pleasure of pain. Yeah, so much so that every drop of blood in his body, wants that pleasure of pain, and new wounds are sprouting out of each drop of his blood. तो कतरा कतरा एक हयूला है नए नासूर का, खून भी ज़ौक़े दर्द से फारिग मेरे तन में नहीं, कि मेरा जो तन के अंदर जो खून है वो भी ज़ौक़ दर्द से फारिग नहीं है। फारिग होने का मतलब है उसको किसी चीज़ से फुर्सत मिलना, टू गेट डन विद समबडी, राइट। सो द एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड इज एंगेज्ड इन एंजॉइंग द प्लेजर ऑफ पेन इन हिज बॉडी। अच्छा, अगला शेर देखें कि ले गई साकी की नखवत कुलजुम आशामी मेरी, ले गई साकी की नखवत कुलजुम आशामी मेरी, मौजे मैं की आज रग मीना की गर्दन में नहीं है। तो साकी तो आपको पता है, जो आपको शराब पिलाता है, महबूब के लिए भी यूज़ किया जाता है। कुलजुम एक समंदर को कहते हैं, रेड सी को कुलजुम कहा जाता है। कुलजुम आशामी मतलब शराब की प्यास की इंतहा, या इतनी प्यास कि आप पूरा समंदर भर के शराब पी जाएं, उसको कुलजुम आशामी कहेंगे। नखवत का मतलब है घमंड, प्राइड, और मौजे मैं एक शराब की मौज, वेव ऑफ वाइन। और रग का मतलब होता है वेन। मीना जो है वो फ्लैगन को कहते हैं, सुराही को कहते हैं, द जार जिसके अंदर शराब जो है सर्व की जाती है। और गर्दन का मतलब है नेक। या तो वो कहते हैं कि साकी जो है उसको बहुत घमंड था इस बात पे कि उसके मैखाने में कितनी शराब है, और वो इस घमंड में लोगों को शायद अच्छी ढंग से ट्रीट नहीं करती थी, या जो बेचारे शराबी यहाँ पे अपना दुख दर्द डुबोने आए हैं, शराब पीने आए हैं, या तो वो कहते हैं लेकिन मेरी कुलजुम आशामी ने साकी के घमंड को तोड़ दिया। ले गई साकी की नखवत कुलजुम आशामी मेरी। वो कहते हैं मेरे अंदर इतनी प्यास थी शराब की कि मैं समंदर भर के शराब पी सकता था, और मैं वो पी गया हूँ। तो इफ़ेक्टिवली इस मैखाने के अंदर जितनी शराब साकी के पास थी वो मैंने ख़त्म कर दी है, मैखाना खाली हो गया है, राइट। तो साकी के पास कुछ बचा नहीं है अब घमंड करने के लिए, है। और दूसरी लाइन में कहते हैं कि मौज मैं की आज रग मीना की गर्दन में नहीं। तो हमारी गर्दन के अंदर रगें होती हैं, एक शाह रग होती है, राइट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सर्वाइव। तो ना सिर्फ साकी की नखवत घमंड टूट गया है, यहाँ पे वो कहते हैं कि जो मीना है उसकी गर्दन के अंदर भी अब शाह रग जो है वो बाकी नहीं रही। इफ़ेक्टिवली उसका भी घमंड जो है टूट गया है, वो खाली हो गई है। तो मौजे मैं की आज रग मीना की गर्दन में नहीं। तो मीना की गर्दन के अंदर रग किस चीज़ की होती थी? मौजे मैं की होती थी, शराब की उसके अंदर रग हुआ करती थी, जो रग अब गायब हो गई है। क्यों? क्योंकि सारी शराब जो है मैं पी गया। So overall, this is a share about the heavy drinking, which has erased the pride of the Saki in this case. तो ना सिर्फ साकी जो है उसकी नखवत टूट गई है, both the Saki and the flagon are humiliated, and probably the Meena has died in this case. अगला शेर देखें। ये गालिब साहब अपनी कमज़ोरी का थीम जो है वो भी शायरी के अंदर अक्सर यूज़ करते हैं। ये शेर उसी के ऊपर है। कहते हैं हो फ़िशार ज़ौफ़ में क्या नातवानी की नमूद, हो फ़िशार ज़ौफ़ में क्या नातवानी की नमूद, कद के झुकने की भी गुंजाइश मेरे तन में नहीं। तो फ़िशार का मतलब होता है, फ़िशार ज़ौफ़ का मतलब है कमज़ोरी या बुढ़ापे का दबाव या कंप्रेशन, किसी चीज़ का आपको दबाना चारों तरफ से। या तो फ़िशार ज़ौफ़ मतलब कमज़ोरी या बुढ़ापे ने आपको दबा दिया है। तो नातवानी का मतलब ही होता है कमज़ोरी, और कद का मतलब होता है आपकी हाइट,
कद के झुकने की भी गुंजाइश मेरे तन में नहीं। तो वो कहते हैं कि मेरी कमज़ोरी इस हद तक बढ़ चुकी है, बुढ़ापे ने और कमज़ोरी ने मुझे, मेरे शरीर को इस यू नो हद तक दबा दिया है कि कमज़ोरी दिखाने तक की कैपेसिटी अब इसके अंदर बाकी नहीं रही है। तो कमज़ोरी आपको ज़ाहिर करनी है, उसके लिए भी आपको एफ़र्ट थोड़ा लगाना पड़ता है। कहते हैं वो भी, उतनी भी ताकत मेरे अंदर अब नहीं रही है। सो आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट इवन पुट अप ए डिस्प्ले ऑफ वीकनेस। हो फ़िशारे ज़ौफ़ में क्या नातवानी की नमूद है। तो नमूद का मतलब है डिस्प्ले। तो कहते हैं अब फ़िशारे ज़ौक़ में नातवानी की नमूद कैसे हो, कद के झुकने की भी गुंजाइश मेरे तन में नहीं। कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं लोग या कमज़ोर हो जाते हैं तो वो उनका कद झुक जाता है, राइट, उनका शरीर झुक जाता है, राइट। वो कहते हैं इतनी भी गुंजाइश, इतनी भी ताकत मेरे शरीर के अंदर नहीं रही कि वो झुक जाए। या सो दिस इज़ एन एक्सट्रीम स्टेट ऑफ वीकनेस, या जो ज़िंदगी के सदमे खा खा के आई है। और ओवरऑल इसका थीम ये है कि कमज़ोरी की इंतहा हो गई है, उस कमज़ोरी को ज़ाहिर करने तक की ताकत उनके अंदर अब नहीं रही। हो फ़िशारे ज़ौफ़ में क्या नातवानी की नमूद, कद के झुकने की भी गुंजाइश मेरे तन में नहीं। अच्छा, इसके अंदर फ्रैन प्रिचेट ने अगेन मोमिन साहब का एक शेर ढूंढ के अपनी वेबसाइट पर डाला था। वो शेर मिलता जुलता है इससे। वो कहते हैं कि अब तो मर जाना भी मुश्किल है तेरे बीमार को, अब तो मर जाना भी मुश्किल है तेरे बीमार को, ज़ौफ़ के बाइस कहाँ दुनिया से उठा जाएगा। कि इतनी कमज़ोरी हो चुकी है कि फ़िज़िकली उठना और इस दुनिया से उठना जो है वो भी मेरे लिए अब मुमकिन नहीं है। तो मेरे लिए मर जाना भी तेरे बीमार की ऐसी हालत हो चुकी है कि मरने भर की कैपेसिटी भी मेरे अंदर नहीं रही है। ये मोमिन साहब ने कहा है। अच्छा, ये अब आखिरी शेर देखें कि थी वतन में शान क्या गालिब के हो गुर्बत में कद्र, थी वतन में शान क्या गालिब की हो गुर्बत में कद्र, बेतकल्लुफ़ हूँ वो मुश्ते खस कि गुलखन में नहीं। इसके अंदर लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए गए हैं, गुर्बत गरीबी के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन गालिब साहब की शायरी के अंदर गुर्बत किया जाता है यूज़ ऐसी स्टेट के लिए जब आप अपने वतन से दूर हो, राइट। तो आप किसी फॉरेन लैंड में हो तो कहते हैं कि मेरी गुर्बत में क्या कदर होगी, यू नो जबकि मेरी वतन में कदर नहीं थी। मेरे अपने देश में क्या कदर थी कि जो इस परदेश में मेरी कदर होगी। है थी वतन में शान क्या गालिब की हो गुर्बत में कदर, राइट। कि ऐसी कौन सी हमारी वतन में हमारी शान थी कि अब ये गुर्बत में भी हमारी कदर की जाए। बेतकल्लुफ़ हूँ वो मुश्ते खस, मुश्ते खस का मतलब है एक मुट्ठी भर खस, मुट्ठी भर स्ट्रॉ। या तो खस वो यू नो सूखे हुए तिनकों को कहते हैं जिनको आग लगाने के लिए स्टोव में या तंदूर में इस्तेमाल किया जाता है। और गुलखन का मतलब है एक फर्नेस और एक स्टोव और एक चूल्हा जिसको हमारी ज़ुबान में कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं बेतकल्लुफ़ हूँ वो मुश्ते खस की गुलखन में नहीं, राइट। वो कहते हैं ये पहला जो गज़ल का शेर था उससे रिलेटेड है कि आपकी इज़्ज़त वहीं होती है जहाँ आपकी राइट प्लेस हो। तो वो कहते हैं कि मेरी इतनी भी इज़्ज़त, इतनी भी कदर नहीं रही। और अपने आप को उन्होंने कंपेयर किया है ऐसे मुश्ते खस से जो कि चूल्हे में नहीं पड़ा हुआ है या जो आग में नहीं पड़ा हुआ। इसका मतलब ये है, एक तो अपने आप को मुश्ते खस उन्होंने कहा है, राइट। तो वो तिनकों के साथ कंपेयर किया है, मुट्ठी भर तिनके जिनकी वैसे ही कोई इस दुनिया में औकात नहीं है, इज़्ज़त नहीं है, राइट। और अगर कोई उनकी छोटी मोटी इज़्ज़त है तो वो ऐसी जगह पे है जहाँ के वो जल के या किसी को आग दे दें, किसी के लिए रोशनी पैदा कर दें, राइट। दैट इज़ द स्मॉल अमाउंट ऑफ वैल्यू दैट ए हैंडफुल ऑफ स्ट्रॉ कैन गिव टू दिस वर्ल्ड। उस छोटी सी वैल्यू की वजह से उसकी कदर जो है वो हो सकती है। लेकिन गालिब साहब को वो भी नसीब में नहीं है। तो बेतकल्लुफ़ हूँ वो मुश्ते खस के गुलखन में नहीं, पहले ही मुश्ते खस हूँ और अब मैं गुलखन इस तंदूर इस फर्नेस के अंदर भी नहीं हूँ। इफ़ेक्टिवली कहते हैं मेरी इस दुनिया में कोई कदर नहीं है, राइट। मैं इतना, मेरा बुरा हाल इस ज़िंदगी में हो चुका है, किसी ने मेरी वैल्यू नहीं की। थी वतन में शान क्या गालिब के हो गुर्बत में कद्र, बेतकल्लुफ़ हूँ वो मुश्ते खस की गुलखन में नहीं। मुश्ते खस जल के किसी को रोशनी या गर्मी देता है, मैं वो भी नहीं कर सकता। यहाँ पे बेतकल्लुफ़ होने का मतलब ये है कि शायद खस को जलाने के लिए कोई सेरेमनी नहीं की जाती। तो इट्स लाइक I cannot even burn unceremoniously could be one meaning है। दूसरा ये
बेतकल्लुफ़ी से बात कर रहे हैं कि मैं साफ साफ बयां करूं तो मुश्ते खस भी नहीं हूं मैं गुलखन में जलता हुआ मुश्ते खस भी नहीं हूं। थी वतन में शान क्या गालिब के हो गुर्बत में कद्र, बेतकल्लुफ़ हूँ वो मुश्ते खस कि गुलखन में नहीं। ये था जी आखिरी शेर। थोड़ी लंबी गज़ल थी, सो वी रश्ड थ्रू इट अ लिटिल बिट, बट आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।